हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लॉसम कंसेप्ट। आज हम लोग एक नई कड़ी को शुरू करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे ऑफलाइन क्लास भी कर रहे हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकल जो होता है ना पढ़ाई का, वो आज हम लोग करने वाले हैं। यहाँ ऑफलाइन क्लास भी चलेगा और साथ में ऑनलाइन भी इसको रिकॉर्ड करके आप लोग के लिए डाल रहे हैं। एक नई कड़ी हम लोग शुरू किए हैं, कुछ दिन करके देखते हैं। अगर सक्सेस किया या अच्छा लगा तो आप लोग अगर सपोर्ट करिएगा तो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आज हम लोग का चैप्टर है फोर्स। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फोर्स, जो कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है। यानी कि फोर्स जो है हम लोग वैसे तो 8 में ही पढ़े थे, लेकिन अगर 8 में जो पढ़े थे अगर वो आपको याद हो, अगर उसमें फोर्स का डेफिनेशन तो था पुश और पुल। फोर्स का डेफिनेशन था पुश और पुल, लेकिन ये 9 में नहीं चलेगा। 9 में ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हम लोग 9th में आ गए तो थोड़ा सीनियर हो गए हैं। हम लोग नहीं, मतलब आप लोग, हम तो खैर पास कर गए हैं सर। तो 9th में ये डेफिनेशन नहीं चलेगा। ये थोड़ा सा हो गया बच्चा वाला। अब जैसे इसमें एक क्वेश्चन अभी हम पूछते हैं, जैसे यहाँ कुछ क्लास में ऑफलाइन बच्चे भी आए हुए हैं, ज्यादा नहीं है, करीब 60 के आसपास हैं। तो हम लोग जो है पूछने वाले हैं, किसी एक बच्चा को खड़ा करके पूछते हैं पुश। जैसे कि अभी हम पुश कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हम ढकेल रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे ढकेल रहे हैं किसी चीज को, तो ये जो है ढकलाया तो नहीं। या अगर हम किसी भारी चीज को खींच रहे हैं, जैसे इधर ये है दीवार है, इसको अगर हम खींचेंगे ऐसे तो ये खिंचाया भी नहीं। तो इसका मतलब पुश कर रहे हैं लेकिन हुआ नहीं, पुल कर रहे हैं लेकिन हुआ नहीं। तो क्या फोर्स नहीं लगाए थे? क्या लगाए थे? देखिए हमारे बच्चे तो लगाए थे फोर्स। तो इसका डेफिनेशन हम लोग कैसे देंगे? इसका डेफिनेशन जो है हम लोग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि हम लोग का इंटेंशन होना चाहिए। बस एक वर्ड इसमें अगर ऐड कर दे कि हमारा इंटेंशन है पुश करने का या पुल करने का, तो इसका मतलब उस इंटेंशन के तहत जो हम लगा रहे थे वो क्या लगा रहे थे? फोर्स लगा रहे थे। बस इसी को हम लोग अब लैंग्वेज में लिखने वाले हैं। जैसे अभी हम पुल किए, नहीं हुआ, लेकिन हम किए तो, कोशिश तो किए, ट्राई के तो किए। यहाँ पे हम पुल कर रहे थे, ये नहीं खिंचाया, लेकिन हम ट्राई तो किए। तो मतलब डेफिनेशन अगर अभी लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। और टेंडेंसी आप लोग भी लिखिए, टेंडेंसी टू पुश और पुल। एक तो ये डेफिनेशन हो गया। और इससे भी अगर लंबा लिखना है, इफ वी टेंड टू पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सटर्नल अफेयर्स। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है, यानी कि सबसे बड़ा वाला और सबसे लॉन्ग डेफिनेशन है। इफ वी टेंड टू पुश और पुल एनी ऑब्जेक्ट बाय एन एक्सटर्नल अफेयर्स, देन दैट एक्सटर्नल अफेयर वाज फोर्स ओनली। इसका मतलब है कि हम लोग, दिख रहा है कैमरा में? दिख रहा है? ओके। हम लोग जो है यहाँ पे 3 डेफिनेशन लिखे हैं। सबसे पहला जो क्लास 8 में पढ़ना था, दूसरा उसमें थोड़ा मॉडिफाई किए हैं, और उसमें मॉडिफाई करने के बाद हम बस ये बोले हैं कि टेंडेंसी टू पुश और पुल, यानी कि सिर्फ मन होना चाहिए मेरा। और तीसरा एकदम उससे भी बेहतर डेफिनेशन है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं। टेंड वही ट्राई, थोड़ा देर पहले यूज किए थे ना, ट्राई कर रहे हैं ढकेलने का, वही ट्राई को ट्राई न लिखे, स्टैंडर्ड वर्ड यूज किए हैं टेंड। हम लोग टेंड कर रहे हैं, यानी कि ट्राई कर रहे हैं पुश करने का या पुल करने का, यानी ऑब्जेक्ट को कुछ एक्स्ट्रा चीज लगा करके। और जो वही जो एक्स्ट्रा चीज लगा रहे हैं वही क्या लगा रहे होंगे? फोर्स। वही तो फोर्स है। दैट्स ऑल। ये फोर्स का डेफिनेशन हो गया। इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग खोजे, लेकिन सबसे जो फेमस हुआ अपना घर का लड़का, मतलब कि सबसे फेमस साइंटिस्ट कौन है? न्यूटन। ये इस चैप्टर में आपको घूम फिर के बहुत बार आएगा। तो ये न्यूटन जो है, ये सबसे पहले फोर्स के बारे में बताया, और यही न्यूटन है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। तो कुल मिला के बात यह है कि न्यूटन क्योंकि फोर्स के फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया है, इसीलिए इसका एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या कहते हैं हम लोग? न्यूटन। वेरी गुड। सिर्फ आगे के बच्चे बोल रहे हैं, पीछे के बच्चे कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, पीछे के बच्चे भी सपोर्ट करेंगे। सुनाई दे रहा है ना? ठीक है। न्यूटन ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ये है न्यूटन। अब
न्यूटन जो है इसके बाद और भी कुछ कुछ बताया था फोर्स के बारे में। जैसे फोर्स जो है वो कहाँ कहाँ लगाते हैं। जैसे सबसे पहला जो सबसे बेस्ट फोर्स के बारे में बताया था वो था ग्रेविटेशनल फोर्स, वो न्यूटन बताया था। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इकलौता ऐसा फोर्स नहीं है जो हम लोग को बिना टच किए हुए लगता है। उसके अलावा बहुत सारा फोर्स है जो हम लोग के बिना टच किए हुए लग जाता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर हेवी चार्ज हो जाए, जैसे बादल का ही बात करें, अगर क्लास 8 में आप लोग लाइटनिंग चैप्टर पढ़े होंगे तो वहां प्रोसेस यही था कि लाइटनिंग इसी वजह से होता है क्योंकि चार्ज और चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है, जिस वजह से एक बादल दूसरे बादल को ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये दूसरे को खींच लेता है। और यही खींचने की वजह से काफी हैवी कॉलिजन होता है और यही कॉलिजन हम लोग को हीट के फॉर्म में, और हीट फिर किस फॉर्म में हम लोग को दिखता है, लाइट के फॉर्म में। उसी प्रोसेस को हम लोग लाइटनिंग बोलते थे। तो बताइए वहां पे आदमी तो नहीं खींचने गया था, अपने आप दो चीज एक्स्ट्रा चार्ज की वजह से एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हुआ है, यानी कि और भी फोर्स है। न्यूटन सब के बारे में नहीं बताया था। गलतफहमी ये नहीं रखना है दिमाग में कि जितना भी फोर्स है सब न्यूटन ही देके गया था, ऐसा भी नहीं है। न्यूटन कुछ सिलेक्टेड पोर्शन दिया था, लेकिन क्योंकि एसआई यूनिट के बारे में सबसे पहले यही बताया था। एसआई यूनिट मतलब क्या, हम लोग इसको निकालेंगे कैसे। जैसे अभी हम लोग डिस्टेंस को किसमें निकालते हैं, मीटर में। डिस्प्लेसमेंट को भी किसमें निकालते हैं, मीटर में। टाइम को सेकंड में। तो ये इसका एसआई यूनिट है ना। जैसे निकालने के लिए क्या इस्तेमाल करें, जैसे कि मेरे पास है 5 क्या, तो वही 5 न्यूटन। फोर्स अगर मेरे पास 5 कोई लगा रहा है तो इसका मतलब 5 क्या लगा रहा होगा, न्यूटन, क्योंकि एसआई यूनिट है। निकालने के लिए एक मेजरमेंट का क्वांटिटी हो गया आपका। अब स्केलर और वेक्टर पे अगर बात करें तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा, स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। वेरी गुड नीरज, वेक्टर। वेक्टर जो है वो कंफर्म वेक्टर ही है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी को बोले कि आज हम बहुत ढकेल के आए हैं, क्या सबसे पहला सामने वाला यही सवाल पूछेगा, क्या? इसका मतलब जरूरत है। डायरेक्शन भी इसमें कोई पूछेगा ही। मान लो आज हम बोले कि फोर्स लगा के आए हैं, कहां पे लगा के आए, सबसे पहले यही कोई पूछेगा कहां लगा के आए हैं। मतलब डायरेक्शन भी जरूरी है। पूछ रहा है हमसे कोई कि डायरेक्शन कहां है, बताओ भाई कहां लगाया है। इसका मतलब क्वांटिटी तो जरूरी है ही, डायरेक्शन भी जरूरी है। जब क्वांटिटी और डायरेक्शन दोनों जरूरत होता है तो उस टाइप के क्वांटिटी को कौन सा क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर। तो इसका मतलब ये कौन सा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। दो बातें हो गई। अब तीसरा ये है कि अब फोर्स जो है उसमें हम लोग को टाइप्स देखना है या फोर्स का इफेक्ट देखना है। वैसे तो तीसरा नहीं, चौथा, पांचवा, 6-7 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है, फिर दूसरा में देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स क्या है, फिर तीसरा में देखेंगे कि कौन सा कॉन्टैक्ट फोर्स है, कौन सा नॉन कॉन्टैक्ट है, कौन सा छू करके लगता है, मतलब वही कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट। उसके बाद किसका कितना असर पड़ता है, ये सब भी हम लोग देखेंगे आज। अब उसके बाद एक और टॉपिक मेरे माइंड में आता है, आप लोग के माइंड में भी आना ही चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स। याद है? ये भी एक टॉपिक है, फोर्स का ही पार्ट है। फिर एक्सप्लोरिंग फोर्स आएगा, फिर बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, काफी अभी इसमें हम लोग काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसको। आप लोग बने रहिए, थोड़ा देर में फिर भी मिटा कर इसको लिखते हैं। तो यही 4 टॉपिक के बारे में भी बात कर रहे थे हम लोग थोड़ी देर पहले कि हम लोग को फोर्स के अभी बेसिक में ही 4 चीज और कम से कम पढ़ना होगा। और ये 4 चीजें हम लोग पढ़ लेंगे तो फोर्स के बारे में सिर्फ जानेंगे। उसके बाद फिर न्यूटन्स लॉ आएगा, फिर मोमेंटम आएगा, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आएगा। अभी तो बहुत सारा टॉपिक आना बाकी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग को फोर्स का ये चारों बेसिक चीज पता होना चाहिए। इसमें से 2 तो आप लोग क्लास 8 में ही पढ़े होंगे, 2 ने एक्चुअली 3, ये तीनों अगर याद हो तो ये तीनों 8 में पढ़ना है। अगर नहीं पढ़े हैं तो 8 के लिए भी वीडियो यहाँ बनाया जाएगा, उसमें आप लोग देख सकते हैं, ये तीनों उसमें भी बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में बात करें तो अगर कोई भी ऐसे बेवकूफ इंसान भी, मतलब जिसको पढ़ा लिखा नहीं है, उससे भी अगर पूछा जाए कि हम तुमको धक्का देंगे तो गिरेगा या नहीं गिरेगा, तो मतलब धक्का देने का मतलब कि आगे की तरफ ढकेल रहा है। और आप लोग तो पढ़े लिखे हैं तो आप लोग को तो पता है वही धक्का जो दे रहे थे उसमें क्या यूज कर रहे थे, फोर्स। इसका मतलब फोर्स से सबसे पहला काम ये है कि किसी भी चीज को हम आगे की तरफ ढकेल सकते हैं। अब दूसरा कोई बोला कि सर आगे ढकेल सकते हैं तो क्या पीछे की तरफ नहीं खींच सकते हैं? बिल्कुल खींच सकते हैं। तो 2 बात पहले सामने आया, किसी भी चीज को, चलता हुआ चीज को या तो हम रोक सकते हैं या रुका हुआ चीज को हम लोग चला सकते हैं। यानी कि अगर पहला हेडिंग का बात करें कि इफेक्ट्स में मेरे पास क्या क्या है, तो सबसे पहला क्या है, वी कैन रन एनी ऑब्जेक्ट। शॉर्ट में ही लिखते हैं, क्या उतना लैंग्वेज लिखने जाए। दूसरा, वी कैन स्टॉप, अब हम लोग रोक भी तो सकते हैं, वी कैन स्टॉप एनी रनिंग ऑब्जेक्ट, यानी कोई चल रहा हुआ ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं,
रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। दो तो ऑलरेडी हो गया, ये तो ऐसे ही आसान हो गया। अब तीसरा है, अब ये हर्ष हमसे पूछा, बोला कि सर अगर हम जो है किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट को अगर रोक सकते हैं, अगर हम रोकना ना चाहे सिर्फ उसको धीरे करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है क्या? है ना? तो आंसर ये है कि हम लोग वी कैन चेंज द स्पीड, हम लोग स्पीड में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और ये भी एक इफेक्ट है फोर्स का, बिल्कुल है। वी कैन चेंज द स्पीड ऑफ रनिंग ऑब्जेक्ट या मूविंग ऑब्जेक्ट। स्टैंडर्ड था कि मूविंग ऑब्जेक्ट की है, रनिंग भी कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन रनिंग लगता है जैसे इंग्लिश पढ़ रहा है तो मूविंग ज्यादा सही है। यहाँ पे भी आप मूविंग ही कर लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट, अब साक्षी एक बार हमसे पूछ रही थी कि सर फोर्स हमको एक सर हमको मारे थे ना एक चाटा, तो मेरा गाल इधर से इधर घूम गया था। तो इसका ये मतलब है कि फोर्स से हम लोग किसी भी चीज का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. साक्षी का एग्जांपल है तो समझ में तो आएगा ही। Yes, sir. ठीक है, तो वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, हम लोग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन बदल सकते हैं। अब देखिए, इसमें ये नहीं करना है कि हम लोग क्या किए, अब बोले अब ये अब क्या नाम, ध्रुव के एक बार मन में आया कि सर ऐसे तो हम 100 बात बोल देंगे, फोर्स की वजह से हम फुटबॉल में लात मारते हैं, फोर्स की वजह से हम सो पाते हैं, फोर्स की वजह से बेर खींचते हैं, फोर्स की वजह से क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे नहीं, ये आ गया ऑलरेडी, ये 2 पॉइंट में ये समा गया। कौन सा 2 पॉइंट है वो? वी कैन रन एनी ऑब्जेक्ट, या वी कैन स्टॉप, या वी कैन चेंज। ये तीनों इसका इसी का एग्जांपल है। तुम 1000 बोलो वो अलग बात है, लेकिन मेन पॉइंट यही है। अब हम लोग को ऐसा पॉइंट बोलना है जो पहले वाला से मिलता जुलता ना हो, यानी खींचने वाला हो गया है, धकेलने वाला हो गया है, स्पीड चेंज करने वाला हो गया है, और डायरेक्शन चेंज करने वाला भी हो गया है। अब बस एक बच रहा है। हाँ, वेरी गुड मधु, हम लोग का एक बच रहा है शेप चेंज करने वाला। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब जैसे यही है, इसको हम तो अभी कौन सा शेप में है, सिलिंड्रिकल शेप में है। अगर मेरा हाथ और हेवी रहता है, वजनदार, इसको ऐसे मारते हैं और ये चपटा हो जाता है तो उसको रेक्टेंगल के शेप में बदल देते हैं ना हम लोग, या क्यूबाइडल बोलते हैं उसको। यानी कि हम फोर्स से शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो लास्ट क्या लिखना है हम लोग, वी कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है अब हम लोग का टाइप्स ऑफ फोर्स। तो दूसरा जो है हम लोग एक सब हेडिंग ही लगा लेते हैं। टाइप्स में क्या क्या है? अब टाइप्स में हम लोग का 2 प्रकार का है, मेनली 2 है। अब इसके अंदर सब टाइप है वो अलग बात है, लेकिन मेनली 2 है। पहला है कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है नॉन कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि हम लोग सबसे पहला ऐसा फोर्स पढ़ रहे हैं जो कॉन्टैक्ट फोर्स के थ्रू हम लोग यूज कर रहे हैं, दूसरा पढ़ रहे हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट। अब जैसे जादू वादू जो दिखाता है, ऐसे खींचा, कोई सामने से आ गया, तो ये कौन सा फोर्स होगा? नॉन कॉन्टैक्ट। वैसे तो जादू नाम का कोई चीज होता नहीं है, वो सब दिमाग का खेल, ऐसा हम सुने हैं, बाकी का पता नहीं। हो सकता है कोई टैलेंटेड जादूगर हो, वो खैर बात की बात है। हम लोग यहाँ कॉन्टैक्ट में क्या क्या हो सकता है? कॉन्टैक्ट में अब आदमी हो, बैल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, चूहा हो, कोई भी हो, सब एक ही में आएगा। लिविंग थिंग्स आएगा ना लिविंग थिंग्स में। yes, यानी कि फोर्स कम से कम 2 तरीके से तो हम लगा ही सकते हैं। पहला, लिविंग थिंग्स लगाए, जैसे कि हम अभी बोर्ड को खींच रहे हैं, तो इसमें कौन सा हम मसल्स का इस्तेमाल कर रहा है? वो मसल मेरे पास भी है, बिल्ली के पास भी है, कुत्ता के पास भी है, यानी कि सब एक ही में आ जाएगा। कौन सा फोर्स है इसको? मस्कुलर फोर्स। दूसरा, अब हम हाथ से नहीं खींच रहे हैं, अब हम मशीन लगा दिए, तो मशीन को मैकेनिकल फोर्स में आएगा। 2 हो गया। अब हमको बोर्ड खींचना है तो अब बोलेंगे बोर्ड आएगा नहीं ना, हम लोग को हाथ लगाना ही पड़ रहा है इसमें। तो हाथ जब कांटेक्ट हो रहा है, टच हो रहा है, तो इस टाइप के फोर्स को क्या बोलेंगे? पहले ये है कांटेक्ट फोर्स, जिसमें ये मस्कुलर है। अब जो है तीसरा जो तुम्हारा फोर्स है वो है तुम्हारा फ्रिक्शनल। वो उसमें भी कांटेक्ट होता ही होता है। जैसे अभी हम लोग अभी मार्कर पकड़े हुए हैं, भले ही हम फोर्स लगाए हुए मस्कुलर फोर्स लगा करके भी मार्कर को हम होल्ड किए हुए हैं, लेकिन अगर हम इसको दूसरा फोर्स के तौर में देखें तो ये यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हर वो जगह लगता है जहां 2 ऑब्जेक्ट आपस में टच कर रहा होता है। जैसे अभी ये मार्कर मेरे हाथ से टच कर रहा है ना, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा होगा। जैसे अभी मार्कर गिर गया मेरे हाथ से, तो मार्कर गिर गया तो नीचे जमीन पे भी कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? फ्रिक्शनल हमेशा लगता है, चाहे कुछ भी। अभी हम सांस ले रहे हैं तो हवा और नाक के बीच में
कांटेक्ट हो रहा है, तो ये भी कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शनल। ना चाहते हुए हम लोग जिंदा अगर है, अगर हम लोग जी पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, खेल पा रहे हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि हर जगह कांटेक्ट है और जहां कांटेक्ट है वहां फ्रिक्शन होगा ही होगा। यानी कि कांटेक्ट का फिर 3 टाइप्स, कौन कौन सा? पहला मस्क्यूलर, दूसरा मैकेनिकल और तीसरा फ्रिक्शनल। ये 3 टाइप जो है हम लोग अभी देखे। उसके बाद नॉन कांटेक्ट का देखते हैं। नॉन कांटेक्ट जो है वो आपका कितने तरीके का है? तो नॉन कांटेक्ट में सबसे फेमस जो न्यूटन दे के गए थे वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग महसूस भी करते हैं, अभी जैसे अभी मार्कर गिर गया था मेरे हाथ से, तो नीचे कोई खींचने के लिए बैठा हुआ नहीं था, लेकिन ऑटोमेटिकली कहाँ गया है? नीचे, यानी कि फर्श पे, यानी कि अर्थ पे। और अर्थ जो फोर्स लगाता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। तो सबसे पहला जो नॉन कांटेक्ट फोर्स मेरे माइंड में आ रहा है, या आप लोग के माइंड में भी आ रहा है, वो कौन सा होगा? ग्रेविटेशन। हालांकि ये पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए सबसे पहले माइंड में आता है। जो पढ़ता थोड़ा कम है या जो बचपन से एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादा ध्यान देता है, उसके सबसे पहले मन में आएगा मैग्नेटिक। क्योंकि ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले मैग्नेट वो सब खेल चुका होता है। एक मैग्नेट को लेके दूसरा मैग्नेट से ऐसे चिपका के देख रहा होता है। जब ऐसा होगा, यानी कि मैग्नेट में भी तो सटता नहीं है ना, दूर से ही खींच लेता है। तो ये दूर से जब खींच रहा है तो ये कांटेक्ट हुआ या नॉन कांटेक्ट हुआ? नॉन कांटेक्ट हुआ। यानी कि आपका मैग्नेटिक भी कौन सा फोर्स है? नॉन कांटेक्ट। अब दो इसके बाद जो बचा हुआ है वो एक्स्ट्रा जो ज्यादा पढ़ने वाला है, या जो 8 में ज्यादा ध्यान देगा उसको याद होगा। 9th में इसको नहीं पढ़ना है। 9th में हम लोग फोर्स का बेसिक में सिर्फ थोड़ा थोड़ा जानना है। इसके बाद जो टॉपिक है, यानी कि न्यूटन्स लॉ जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये तो एकदम बेसिक में 1 पेज में खत्म कर दिया होगा बुक में भी। तो हम लोग जो है थोड़ा बहुत देखते हुए जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स वैसा फोर्स जो, अच्छा करेक्शन चाहिए हमको, ध्यान देना। 2 ऑप्शन देते हैं, जवाब देना। ग्रेविटेशनल फोर्स वैसा फोर्स जो अर्थ लगाता है, या वैसा फोर्स जो मास लगाता है? मास लगाता है। यानी कि जो बच्चे, ऑनलाइन वाले भी सुन लीजिए, जो बच्चे अगर ये आप समझ के बैठे हैं कि सिर्फ अर्थ लगाता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, तो ये धारणा, ये विचारधारा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। यानी कि हर एक वो चीज जिसके पास मास है वो फोर्स लगा रहा है। हम लोग को अर्थ का इसलिए दिख पाता है क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है, और इस वजह से हम उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ऐसा नहीं है कि मार्कर हमको नहीं खींच रहा होगा, ऐसा नहीं है कि पंखा हमको नहीं खींच रहा होगा, ऐसा नहीं है कि सामने वाला इंसान हमको नहीं खींच रहा होगा। खींच तो सब रहा है, लेकिन क्योंकि इसका मास अर्थ के रिस्पेक्ट में कम है इसलिए उसके सामने हम नहीं खींचा पा रहे। लेकिन वही अगर कोई इंसान ही अर्थ से बड़ा हो जाए, या कोई पेड़ अर्थ से बड़ा हो जाए, तो फिर हम लोग अर्थ से चिपके रहेंगे, वो पेड़ से चिपक जाएंगे, पेड़ से। यानी कि सब कुछ खेल है मास का, न कि अर्थ का। तो जहां मास है वहां ग्रेविटेशनल फोर्स है, जहां मैग्नेट है वहां मैग्नेटिक फोर्स है। अब तीसरा है थोड़ा सा वही, अभी थोड़ा पहले एग्जांपल दिए भी थे लाइटनिंग में जो एग्जांपल दिए थे वो कौन सा फोर्स का इस्तेमाल किए थे हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये फोर्स भी नॉन कांटेक्ट है। ये चार्ज की वजह से होता है। ये हुआ पोल की वजह से, ये हुआ मास की वजह से, ये है चार्ज। तो हम लोग का 3 फोर्स है। जो सबसे पहला है वो किसकी वजह से है? मास की वजह से। जो दूसरा फोर्स है वो किसकी वजह से है? पोल की वजह से। जो तीसरा फोर्स है वो किसकी वजह से है? चार्ज की वजह से। और जो चौथा है, ये सबसे यूनिक है और सबसे स्टैंडर्ड भी और सबसे हैवी भी। इस फोर्स का नाम है न्यूक्लियर फोर्स। ये काफी हैवी है। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो ये भ्रम है। सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है न्यूक्लियर। अब एक छोटा सा न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि एटम बम इसी फोर्स से बना, और वो इतना छोटा सा है और इतना तबाही मचा दिया। अगर वो अर्थ के जितना बड़ा था तो सोचो कितना पावर होता उसका। तो इसका मतलब अगर अर्थ के बराबर मौका उसको दिया जाए न्यूक्लियस को, तो ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। इसलिए सबसे पावरफुल फोर्स इसमें से कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स है। सिमिलरली मैग्नेट के पास भी अपना पावर तो ऑलरेडी है ही। अगर उसको अर्थ के जितना मास भी दे दिया जाए तो वो भी ग्रेविटेशनल से ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। यानी कि ग्रेविटेशनल से ज्यादा है ये। मैग्नेटिक भी ग्रेविटेशनल से क्या है? ज्यादा है। अब बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में सोचो, छोटा सा 2-4 को चार्ज है बादल में, उसके वजह से इतना बड़ा बड़ा लाइटनिंग होता है और इतना भयानक इंसिडेंट होता है। अगर बादल अर्थ के जितना बड़ा होने लगे और अर्थ जितना चार्ज हो जाए उसके पास, तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशन से पीछे रहेगा क्या? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ग्रेविटेशन से ज्यादा पावरफुल है। तो कुल मिला के जिसको आप सबसे ज्यादा ताकतवर समझ रहे थे, वो सबसे ही कमजोर निकला। तो ग्रेविटेशनल इज द लीस्ट पावरफुल नॉन कांटेक्ट फोर्स एंड न्यूक्लियर फोर्स इज द मोस्ट पावरफुल नॉन कांटेक्ट फोर्स।
यहाँ इस टॉपिक में ये हो गया। अब हम लोग का तीसरा एक्सप्लोरिंग है और चौथा रिजल्टेंट है। ये हम लोग देखेंगे अभी जस्ट बोर्ड को क्लियर करने के बाद। अब बाकी का जो 2 हेडिंग था बेसिक ऑफ फोर्स में, यानी कि फोर्स का जो बेसिक देखा तो उसमें 2 हेडिंग जो बाकी था, एक्सप्लोरिंग फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स। एक्सप्लोर एक वर्ड है जिसका मतलब सिनोनिम्स अगर कर लीजिए तो उसका होता है रिकॉग्नाइज। अब रिकॉग्नाइज का मतलब तो पता होगा ना, जेड है शायद जेड होता है। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? पहचानना। तो हम बस फोर्स को देख के पहचानेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? एक्सप्लोरिंग। जैसे अभी हम एक सवाल पूछने वाले हैं आप लोग से, कौन सा फोर्स है, पुश है या पुल है? पुश है, पहचान गए ना? तो इसका मतलब एक्सप्लोर कर लिए, पहचान लिए कि पुश है या पुल है। यही है एक्सप्लोरिंग फोर्स। बस यानी कि हम देख करके प्रोसेस को बता सके कि पुश है या पुल है, उसी टाइप के पहचानने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? एक्सप्लोरिंग फोर्स, पहचान लेना। जैसे किकिंग है फुटबॉल, कोई भी बोलेगा ये पुश है। एग्जाम्पल क्या है इसका? ये किसका एग्जाम्पल है? हो गया, काफी है इतना इसके लिए। यानी कि रिकॉग्नाइज करना है बस। ये डिफिनेशन अगर लिखना हो तो रिकॉग्नाइजिंग ऑफ फोर्स बाय सीइंग एनी प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सप्लोरिंग फोर्स। लिख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट अब है रिजल्टेंट फोर्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली इसी से ये बना है। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि ये मार्कर है, अगर इसी में कोई इधर से भी खींच रहा है, कोई इधर से भी खींच रहा है, मान लो इधर वाला जीत गया, तो इसके लिए क्या कहेंगे? इधर वाला जीत गया, ये तो कर रहा था, खींच रहा है ना, खींचना इंग्लिश पुल होता है ना, तो ये तो खींच रहा था, तो ये तो जीत ही गया ना, तो ये पुल किया ना। लेकिन इनडायरेक्टली ये ना चाहते हुए भी क्या प्रोसेस, क्या कौन सा कर रहा है? ये चाह रहा था कि हम खींचे, लेकिन इनडायरेक्टली इसके लिए ये क्या हो रहा है? पुश हो रहा है। तो जब ऐसा ही मैटर फंस गया तो बीच में क्या आया फिर? रिजल्टेंट फोर्स। इससे हम लोग को इसका जवाब मिल जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा था। अब जैसे देखो, एक हम ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉग नहीं जो फेसबुक पे बनाता है ब्लॉग, वो वाला ब्लॉग नहीं, ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, लकड़ी का ब्लॉक, मतलब ये कुछ ऐसा ब्लॉक। इस ब्लॉक में एक कोई जो है वो फोर्स लगा रहा था और एक इधर से लगा रहा था। वैसे तो दोनों सेम डायरेक्शन में अगर देखा जाए तो दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। लेकिन अब एक जो है इधर से लगाने वाला आ गया और एक इधर से धकेलने वाला आ गया। मतलब भले ही ये दोनों एक साइड है, लेकिन अगर टीम का हम बात करें कि कौन सा दो एक टीम में है, तो कौन सा दो एक टीम में है? ये दोनों एक टीम में है और ये दोनों एक टीम में है। भले ही साइड में दोनों ये एक साइड है, लेकिन दोनों एक दूसरे का अपोजिट फोर्स लगा रहा है। मतलब अगर वैल्यू अभी तक नहीं दे तो पता नहीं चलेगा कि ये फोर्स जा किधर रहा है, वैल्यू देना पड़ेगा। अभी हम वैल्यू देने वाले हैं। ये है 20 न्यूटन, ये है 40 न्यूटन, ये है 60 न्यूटन, ये है 80 न्यूटन। अब इस टाइप के फोर्स में हम लोग अगर पता लगाना है कि पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, तो सबसे पहले अपने आप को तुम डिफाइन करो कि तुम इसमें से कौन से इंसान हो। सपोज दैट कि अंशु है, यहाँ पे खड़ा है, जस्ट वाचिंग, यानी कि सिर्फ देख रहा है, इसको इस प्रोसेस से मतलब नहीं है। ऐसा नहीं कि ये ढकेल रहा है या खींच रहा है, बस यहाँ पे विजिटर है। विजिटर मतलब देखने वाला, देख रहा है। तो अब ये जब देखेगा तो सबसे पहले देखेगा इस टीम में कौन सा आदमी है। तो इस टीम में कौन कौन है? ये 20 वाला है और 60 वाला है, यानी कि 20। तो दोनों को जोड़ देगा तो कितना आएगा? 80 न्यूटन। यानी कि 80 न्यूटन किस साइड लग रहा है फोर्स? इस एरो में, राइट हैंड साइड। वेरी गुड। अब इसके लेफ्ट का अगर बात करें तो लेफ्ट में कितना है? 40 और इधर से 80, 40 और 80 120। यानी कि ये अंशु यहाँ बैठे बैठे ये जरूर समझ जाएगा कि कौन सा जीतने वाला है, इधर वाला। यानी कि इसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट किधर जाने वाला है? लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड जाने वाला है। शाबाश आदित्य। तो ये जो है लेफ्ट हैंड का टीम जीत गया, यानी कि फाइनली ये इधर की तरफ जाने वाला है। अब ये इधर की तरफ अगर जाने वाला है तो रिजल्टेंट फोर्स कितना होने वाला है इस पे? वही रिजल्टेंट, मतलब कि फाइनली कितना बचेगा घटा जोड़ने के बाद। यानी कि जाएगा तो इधर, ये कंफर्म है। लेकिन अब देखिए, दो टीम में रस्सी का मैच हो रहा था, मतलब टग ऑफ वार, मतलब कि रस्सी खींचने वाला मैच हो रहा था, जिसमें एक टीम में 2 खिलाड़ी इस टीम के 3 खिलाड़ी के बराबर है। मतलब कि 2 हैवी है और इसमें 3 छोटा छोटा है। जितना फोर्स ये 2 मिलके लगाता है उतना वो तीनों मिलके लगाता है। तो कोई जीतेगा?
ये 2 भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, ये 3 भी उतना ही लगा रहा है, कोई जीतेगा उसमें? यानी कि रिजल्टेंट फोर्स 0 है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे एक है 80, एक है 120, तो यहाँ पे एक टीम जीतने वाला है, इधर वाला जो है वो जीत रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो जीत रहा है। तो बस कितना से जीत रहा है ये हमको पता लगना चाहिए, यानी कि 120 माइनस 80 न्यूटन से ये जीत रहा है, मतलब 80 न्यूटन इधर वाले 80 न्यूटन को मैनेज कर रहा है। और जो बच गया कितना बचेगा, 120 में से 80 घटा दिया जाए तो 40, यानी कि 40 न्यूटन ही रिजल्टेंट है जो किधर की तरफ खींच रहा है इसको, लेफ्ट की तरफ, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 40। तो और तुमसे कोई पूछे कि रिजल्टेंट फोर्स कोई फोर्स है क्या, तो नहीं, फोर्स जो पहले से लग रहा था उसी को बस फाइनलाइज करके जो फोर्स बचा उसी फोर्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, रिजल्टेंट फोर्स। इट इज नॉट ए टाइप ऑफ फोर्स, इट इज जस्ट यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चंस टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, दैट्स इट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो अभी क्लास 9th में एक क्वेश्चन ऐड हो गया है, जैसे अभी हम लोग पढ़ने तो वाले थे कि न्यूटन्स लॉज, लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आया है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग पर्सनली हम लोग अपना लिविंग थिंग्स का बात कर रहे हैं, तो जमीन से ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग अपना एनर्जी लगा करके जमीन पे अड़े हुए हैं, चलते भी हैं तो अपना एनर्जी लगाते हैं फ्रिक्शन को कॉम्पेंसेट करने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें टेबल का, जैसे ये टेबल है, ओके, अगर ये टेबल को हम यहाँ नीचे रखेंगे तो इसमें तो अपना एनर्जी नहीं ना, इसमें तो ये एनर्जी नहीं है, अपना मस्कुलर एनर्जी नहीं है, खाना भी नहीं खाता है, फूड एनर्जी भी नहीं है, फिर भी ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ताकत से नीचे खींचता है, लेकिन ये जमीन में नहीं जाता है, क्यों? इसका जवाब कोई दे सकता है? हालांकि जो स्कूल में पढ़े हुए होंगे या थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे उनको पता होगा, आंसर है नॉर्मल फोर्स। ध्यान सुनना, आंसर है नॉर्मल फोर्स। ऐसा फोर्स, सुनो, ऐसा फोर्स जो हर एक ऑब्जेक्ट के 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलरली चारों तरफ से लगता है, उस टाइप के फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के अगर आगे हम ये मार्कर रख दे तो ये मार्कर यहाँ बोर्ड पे कौन सा फोर्स लगा रहा होगा? क्योंकि ये हर एक एंगल से कितना डिग्री है? 90। कहीं से भी, इधर से उधर कहीं से भी देख लो, ये 90 डिग्री है। यानी कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हुआ है, अब सपोज हम एक चेयर ही बना लेते हैं, चेयर नहीं, चेयर तो हमसे बनेगा भी नहीं, टेबल बना लेते हैं, टेबल भी कुछ खास अच्छा बन जाए तो पता नहीं, ठीक ही है। ये टेबल है, ये टेबल में नीचे की तरफ से कौन सा खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ये जमीन में नहीं धंस रहा है, नहीं जा रहा है, नहीं घुस रहा है। किस वजह से? क्योंकि इसके बल भी एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, जिस फोर्स का नाम क्या है? नॉर्मल फोर्स। इसका मतलब G इज इक्वल टू L, यानी कि जो कॉम्पेंसेट करता है ग्रेविटेशनल फोर्स को, वो फोर्स कौन सा है? नॉर्मल फोर्स। यानी कि अगर हम लोग सम इंपॉर्टेंट फोर्स देकर के एक हेडिंग देखें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लास 9th में पहली बार आया है वो कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स। हम लोग देख लेते हैं, 5 से 7 मिनट लगेगा। सम इंपॉर्टेंट फोर्स में सबसे पहला जो फोर्स है वो कौन सा है, हम लोग पढ़ने वाले हैं? नॉर्मल। हालांकि बुक में 6 या 7 दिया हुआ होगा, शायद 6 होगा। एक होगा कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, दूसरा होगा फ्रिक्शन, तीसरा होगा नॉर्मल फोर्स, चौथा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, पांचवा होगा स्ट्रिंग, फिर स्प्रिंग। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली हम वेट को बोले हैं, तो 6 फोर्स बुक में पढ़ना है। लेकिन हमको जो पहले का 2 है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स और फ्रिक्शन, पहले देखे थे, इसलिए उसको अलग से नहीं बता रहे, डायरेक्ट हम नॉर्मल से शुरू किया है। तो सम इंपॉर्टेंट फोर्स में हम लोग 4 फोटो बनाना था क्या? अच्छा, वीडियो है, उसको पीछे जाके बना लेना सब लोग। देखो, अभी नॉर्मल फोर्स के अलावा जो 3 फोर्स और है वो कौन कौन सा फोर्स है? दूसरा स्प्रिंग फोर्स, तीसरा स्ट्रिंग फोर्स और चौथा वेट। बहुत लोगों को डाउट है कि वेट फोर्स ऐसे कैसे, तो जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे तो उस समय जवाब आपको मिल जाएगा कि वेट फोर्स कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल दैट वेट इज ए फोर्स। वी विल डिस्कस इट टुडे। ओके, नॉर्मल फोर्स। सबसे पहले नॉर्मल फोर्स के बारे में बात कर लिए। नॉर्मल फोर्स वैसा फोर्स जो परपेंडिकुलरली लगता है चारों तरफ से, यानी कि दैट टाइप ऑफ फोर्स। उतना स्पेस भी नहीं है, उतना टाइम भी नहीं है। हम लोग अभी रफ टफ जमाना है तो थोड़ा शॉर्ट में लिखते हैं। फोर्स अप्लाइंग परपेंडिकुलरली
टू कॉम्पेंसेट ग्रेविटेशनल फोर्स। लिख लीजिए सब लोग, कॉम्पेंसेट। कॉम्पेंसेट मतलब उसको ओवरकम करना, यानी उसको काटना। जैसे एसी को कौन कॉम्पेंसेट करता है? बेस। बेस, वेरी गुड आयुष। देखो नेक्स्ट है स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स में अगर ध्यान दिया जाए तो स्प्रिंग को अगर हम दबा दें, यानी कि इसको हम कंप्रेस करें, दबाना मतलब इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको? अगर उसको कंप्रेस किया जाए तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, सही है? अगर इसको कंप्रेस करके हम छोड़ देते हैं तो क्या ये ऐसा ही रहेगा या वापस इस पोजीशन में जाएगा, या पहले इससे ज्यादा फैलेगा उसके बाद फिर वापस आएगा? पहले ज्यादा फैलेगा। सब लोग का यही सहमति है कि पहले और ज्यादा एक्सपैंड करेगा उसके बाद अपने नॉर्मल पोजीशन पे आएगा? यस सर। ऐसा क्यों? क्योंकि स्प्रिंग में भी एक फोर्स होता है, इसका नाम क्या है? स्प्रिंग फोर्स। मतलब स्प्रिंग इस वजह से नहीं करता क्योंकि वो मन बड़ू है, इस वजह से ही करता है क्योंकि उसके अंदर भी एक फोर्स है जो उसके स्ट्रक्चर की वजह से है। अगर स्पाइरल वाइंडिंग को, चाहे वो स्पाइरल वाइंडिंग वाला कॉपी होता है ना, जैसे ये कॉपी में अगर इसको भी अगर हम निकाल करके दबाएंगे और खींचेंगे तो इसमें भी वैसे ही मोशन होगा। जरूर नहीं कि स्प्रिंग जैसा कोई भी शेप में कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर हो तो उसमें सब में यही प्रोसेस फॉलो होगा, मतलब कि एक्सपेंशन भी होगा और कॉम्प्रेशन भी होगा। तो मतलब एक्सपेंशन प्लस कॉम्प्रेशन इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। बस शॉर्ट में इतना ही लिखना है। अगर डिटेल में लिखना हो तो सुन लो एक बार। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इन ए स्प्रिंग after disturbing it from normal position, then this expansion and compression of a spring is due to a spring force। बस यही दो वर्ड को हम यूज करके डेफिनेशन को इलेबोरेट कर दिए, मतलब विस्तार किए हैं। फिर से सुनो। द एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ ए स्प्रिंग आफ्टर डिस्टर्बिंग स्प्रिंग फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजिशन, देन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन इज ओनली ड्यू टू स्प्रिंग फोर्स। यानी कि स्प्रिंग फोर्स की वजह से एक्सपैंड कंप्रेस होता है। ठीक है। अब है स्ट्रिंग फोर्स। स्ट्रिंग फोर्स वैसे तो क्लास 11th में डिटेल में पढ़ना है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं। एक छोटा सा धागा इतना बड़ा वेट को कैसे एडजस्ट कर लेता है? मन में आया कभी किसी के? छोटा सा धागा जिसका वजन 5 ग्राम भी नहीं है, वो 50 ग्राम का ऑब्जेक्ट कैसे सस्टेन कर लेता है, कैसे होल्ड कर लेता है? जवाब किसी के पास? कोई भी? एनीवन? नहीं? ओके। क्योंकि इसमें टेंशन लगता है ऊपर की तरफ। वैसे यहां ज्यादा समझ में आएगा नहीं ये चीज, क्योंकि ये कहां पढ़ना है? 11th क्लास में डिटेल में पढ़ना है। टेंशन वर्ड एक्चुअली 11th का ही टर्म है, लेकिन यहाँ थोड़ा बहुत समझने के लिए ऐसे समझो कि स्ट्रिंग यानी कि रस्सी यानी कि धागा यानी कि उस स्ट्रक्चर का कोई भी हो, उसमें भी एक अपना फोर्स होता है। उस फोर्स की वजह से, जैसे ये फोर्स कहां लगा रहा होगा? ऑब्जेक्ट तो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि इसके पास मास है और मास को नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी। तो ये फोर्स किधर की तरफ लगा रहा होगा? अपना ये नीचे की तरफ लगा रहा होगा। लेकिन इसको धागा को अगर रोकना हो तो धागा को फोर्स किधर की तरफ लगाना होगा? अपवर्ड। और वही अपवर्ड फोर्स को वहां पे क्या बोलते हैं हम लोग? टेंशन बोलेंगे क्लास 11th में। इस वजह से ही स्ट्रिंग जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को होल्ड करके इतना देर तक रख पाता है। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग इज कॉल्ड स्ट्रिंग फोर्स। 9th में बस इतना ही पढ़ना है। ज्यादा डिटेल में अगर पढ़ना हो तो 11th का एक टर्म बस यूज किए हैं जिसका नाम है टेंशन। तो टेंशन के वजह से ही स्ट्रिंग फोर्स मैनेज हो पाता है। नेक्स्ट और लास्ट है वेट। पहले से भी हम लोग को पता है कि वेट जो है हम लोग का ऑब्जेक्ट का किसी भी चीज का दो चीज पे डिपेंड करता है। पहला कि हम लोग का ओरिजिनल मास कितना है, यानी किडनी, गुर्दा, यानी कि पता नहीं हिंदी में गुर्दा को क्या बोलते हैं, अभी अचानक से कोई मूवी का सीन याद आ गया, इसमें गुर्दा निकाल लेता है, वही याद आया। किडनी, लंग्स, हार्ट, आईज, बोन्स, मसल सबको मिला करके जो ओरिजिनल मास है वो तो रहेगा ही,
लेकिन साथ में क्योंकि हम धरती पे हैं तो धरती पे जो वजन लगा रहा है एक्चुअली उसका वजन लगाने का प्रक्रिया कुछ और है। अभी 10th में ही आगे चल के डेफिनेशन, सॉरी 9th में ही आगे चल के डेफिनेशन पढ़ेंगे फोर्स का, या फॉर्मूला पढ़ेंगे F=ma आएगा 14 में भी। इसी फॉर्मूला पे हम लोग वेट निकालते हैं, W=m तो फिक्स रहता है, लेकिन a के जगह पे जो एक्सेलरेशन धरती जो लगा रहा है एक्सेलरेशन उसको हम ले रहे हैं, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू होता है g का 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये अभी आगे ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, अभी थोड़ा बहुत समझ में आ भी सकता है चाहे नहीं भी, लेकिन आगे हम लोग इसको पक्का समझ के ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये फॉर्मूला पढ़ने के बाद हम लोग को समझेंगे नहीं, समझेंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे। तत्काल के लिए बस इतना समझना है कि वेट दो चीज पे डिपेंड करता है, पहला है मास और दूसरा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और कहता यह है कि आदमी का मास या किसी भी चीज का मास कभी बदलता नहीं है, मास इज कांस्टेंट बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वेरीज। कैसे? अगर हम वैक्यूम में चले जाए यानी कि स्पेस में चले जाए तो वहां अर्थ हम लोग खींचने के लिए है ही नहीं है ही नहीं। तो जब ये है ही नहीं तो वहां पे जी क्या होगा? जी का वैल्यू जीरो, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जीरो, कोई खींच नहीं रहा हमको। तो मास तो ऐसा नहीं कि मास भी नहीं, ऐसा नहीं कि हम मर गए हैं क्या, जिंदा मरने के बाद ही मास तो रहेगा ही, अगर मान लो मर भी जाएगा कोई तो मास तो रहेगा ना, लेकिन फिर भी उसका वेट वहां पे क्या फील होता है, वो हवा में उड़ क्यों पाता है? क्योंकि उसका वेट क्या हो जाता है? जीरो। कैसे जीरो कैसे हो जाता है? मास भले मान लेते हैं इसका 10 kg मास था, मान लेते हैं 10 kg इसका मास है, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही जीरो हो गया, तो भले ही 1000 ही क्यों ना हो जाए, करोड़ ही क्यों ना हो जाए, करोड़ इंटू जीरो भी कितना होता है? जीरो ही होता है। कितना भी भारी सामान हो जाए वेट तो उसका जीरो ही होगा अगर वैक्यूम में चला गया तो। अगर वैक्यूम में कोई चला गया तो उसका वेट जीरो होगा, वो अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाएगा। इसलिए कुछ मूवीज में आप लोग देखे होंगे कि अगर आदमी को स्पेस में चलना होता है तो रॉकेट को पकड़ के चलता है, अपने मन से हवा में इधर उधर नहीं जा सकता है। अगर गया तो फिर वापस नहीं आएगा, पकड़ ही नहीं पाएगा कोई उसको, क्योंकि वो वेटलेस है, उसके पास वेट ही नहीं है, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से हम लोग वेट पढ़ेंगे और डिटेल में जब हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ लेंगे। अब अगला क्लास में हम लोग डायरेक्ट न्यूटन्स लॉज शुरू करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए।